आज हम लोग देखेंगे कि सेल क्या है एज पर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहले बात की जाए तो सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 54 सेक्शन में डिफाइंड है और यह एक इंटर वायरलेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने किसी भी संपत्ति को किसी प्रकार का कंसिडरेशन लेकर के उसे ट्रांसफर कर देता है तो उसे इंटर वायरलेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका बेसिक रूप में अगर मतलब समझने का कोशिश करें तो हम पाएंगे कि यह दो जीवित व्यक्ति के बीच होने वाला ट्रांसफर है। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि सेक्शन 54 कहता है कि यह एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, यानी कि इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के पक्ष में आपने अपने संपत्ति को कंसिडरेशन लेकर ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति संपत्ति को बेच रहा है उसका उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार बाकी नहीं रह जाता है। दूसरी बात जो कहता है कि संपत्ति को बेचते समय या खरीदते समय कंसिडरेशन का दिया जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। कंसिडरेशन का जो वैल्यू फिक्स हुआ है वो आपके सेल डीड पर मेंशन होना चाहिए। भले ही आप कंसिडरेशन पेड किए हो या ना किए हो, अगर वो मेंशन्ड है आपके सेल डीड पर तो आपका सेल डीड प्रभावी हो जाएगा। आप सेल करते समय संपत्ति का कंसिडरेशन पूरा एक बार में दे सकते हैं या फिर आप पूरे संपत्ति का जो वैल्यू आपने फिक्स किया है उसको आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि देने का, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ संपत्ति का वैल्यू आज दे दें और कुछ प्रॉमिस कर दे फ्यूचर में देने का। इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप संपत्ति को खरीद सकते हैं और यह आपको सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलाउड करता है। संपत्ति हस्तांतरण का ये जो तरीका है इसमें किसी भी तरीके का राइट उस व्यक्ति का संपत्ति में बाकी नहीं रह जाता है जो व्यक्ति अपने संपत्ति को सेल के माध्यम से बेच रहा है। साथ में जो दूसरी बात है ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, यानी कि जो व्यक्ति अपना संपत्ति बेच रहा है उसका उस संपत्ति से फिर कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। वह व्यक्ति उस संपत्ति का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखेगा जो व्यक्ति सेल के माध्यम से अपने संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा जब सेल आप एक संपत्ति को करेंगे तो जिस व्यक्ति के पक्ष में सेल हो रहा है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपके प्रॉपर्टी का मिलेगा। वह आपके संपत्ति का उपयोग जिस प्रकार से भी करना चाहे कर सकता है। साथ में जो भी राइट्स है और लाइबिलिटीज है प्रॉपर्टी में वह उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगी जो व्यक्ति कंसिडरेशन पेड करके आपके संपत्ति को खरीदे। इसलिए संपत्ति को खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप संपत्ति को दस्तावेज जो आपके सामने खरीदते समय प्रस्तुत किया गया है जिससे सामने वाला व्यक्ति ये प्रस्तुत कर रहा है कि संपत्ति उसकी है, उसकी जांच सही प्रकार से कर ले कि क्या वो संपत्ति बिना किसी लाइबिलिटी के तो मौजूद है। आपको ये देखना बेहद जरूरी कि संपत्ति पर किसी भी तरीके का लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, वरना उस लाइबिलिटी का वहन, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। साथ में हम लोग देखेंगे कि यह सेक्शन 54 यह कहता है कि सेल जो है वो ट्रांसफर है इन एक्सचेंज, यानी कि आप एक्सचेंज में कर रहे हैं, आप उससे पैसा दे रहे हैं और वो पैसा के बदले अपने संपत्ति को आपको ट्रांसफर करना है। प्रॉपर्टी जो है वो आपको एग्जिस्टेंस में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी भी ऐसे संपत्ति को खरीद नहीं सकते हैं जो संपत्ति एग्जिस्टेंस में ना हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि संपत्ति को खरीदते समय उसका एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले पार्टीज यानी सेलर और बेयर जो है, ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी, दोनों का मेजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी दोनों सक्षम पक्षकार होने चाहिए। बेसिक रूप में अगर समझे तो दोनों का 18 साल से ऊपर का होना अत्यंत आवश्यक।
साथ में जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जिस संपत्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका भी एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पहले ही बताया है कि संपत्ति, ऐसी किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकता है जो संपत्ति एग्जिस्टेंस में ना हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि उस संपत्ति जिसको आप खरीदने जा रहे हैं, वो जिस समय आप खरीद रहे हैं उस समय एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मान लेते हैं जो व्यक्ति संपत्ति बेचने जा रहा है, उसको कुछ समय बाद संपत्ति प्राप्त होने वाली, इस प्रकार का संपत्ति का वो सेल नहीं कर सकता है। साथ में एक मनी कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर मनी कंसिडरेशन नहीं होगा तो इसका फॉर्म इंटरवाइवियस तो रह जाएगा, लेकिन यह सेल से बदल करके गिफ्ट में तब्दील हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सेल में कंसिडरेशन पेड किया जाना जरूरी है। वो मनी के माध्यम से पेड किया जा सकता है, और अपने सेल डीड पर कंसिडरेशन अमाउंट आपको लिखना बेहद जरूरी है। साथ में कुछ चीजें हैं जो सेल करते समय ध्यान रखनी चाहिए, कि कुछ लॉ है जिसको फुलफिल आपको करना है सेल को करते समय। जैसे सेल आप जब भी संपत्ति करें तो उसका डिलीवरी और पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप संपत्ति को बेच रहे हैं तो सेलर से बेयर को संपत्ति का पोजेशन प्राप्त कर लेना बेहद जरूरी है। अगर संपत्ति का पोजेशन नहीं प्राप्त करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। साथ में आपको अपने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। संपत्ति टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो आपको उस संपत्ति को वैल्यू देख करके उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे कि संपत्ति का वैल्यू अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बिना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के आपका सेल डीड मान्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद इस बात का ध्यान देना बेहद जरूरी है कि सेल डीड में 2 विटनेसेस का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ये सब कुछ हो गए एसेंशियल एलिमेंट्स सेल डीड से जुड़े हुए। ये सब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए जो हमें सेक्शन 54 बताता है। सबसे पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टीज, दूसरा संपत्ति एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, तीसरा मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, और चौथा आपको डिलीवरी और पोजेशन लेना है प्रॉपर्टी का, और पांचवा आपको संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना है। ये 5 मूल तत्व है जिसका आपको संपत्ति को खरीदते और बेचते समय पूरे तरीके से ध्यान रखना है। अगर संपत्ति को खरीदते समय इन बातों का आप ध्यान ना देते हैं तो आपको किसी भी तरीके के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संपत्ति को खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको सेल से जुड़ी हुई किसी भी बात को जानना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।